हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स में हमने आईपीस और जो उनके न्यूमेरिकल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फिजिक्स में, व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, जो इसकी परिभाषा है। व्यतिकरण क्या होता है? देखिए दो समान आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? समान। दो समान आवर्ती तथा लगभग समान आयाम। देखिए आवर्ती क्या होनी चाहिए? समान तथा लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगे जब माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। यानी जब दो समान आवर्ती तथा लगभग समान आयाम की प्रकाश तरंगे जब एक ही माध्यम के किसी बिंदु पर एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं तो किसी जो प्रकाश की जो तीव्रता है ना, वो किसी बिंदु पर तो अधिकतम, यानी एक बिंदु तो चमकीला प्राप्त होगा और एक बिंदु डार्क प्राप्त होगा। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। ये छोटा सा जो डेफिनेशन है अपना, ये व्यतिकरण की डेफिनेशन है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन आवश्यक कि ये व्यतिकरण कब संभव है। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कौन कौन सी कंडीशन है वो व्यतिकरण के लिए जरूरी है। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों में एक नंबर हमें देखेंगे। देखिए व्यतिकरण के लिए कम से कम दो अपने पास तरंगे होनी आवश्यक है। तो व्यतिकरण के लिए दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगों का होना आवश्यक है। व्यतिकरण के लिए दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे हमें जरूरी है। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान, आवर्तित क्या होनी चाहिए? समान, तथा आयाम लगभग क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? देखिए दोनों तरंगों की आवृत्ति समान तथा आयाम लगभग समान होने चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होने चाहिए, यानी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हमें होने चाहिए। ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक तीन कंडीशंस हैं। तो अब हम देखेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो यहां से मैं रफ कर देता हूं। देखिए ये डेफिनेशंस और इसकी जो कुछ कंडीशंस थी, शर्तें थी, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब देखिए हम बात करेंगे व्यतिकरण की जो मैथमेटिक प्रोसेस है उसको, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इसके लिए मुझे दो तरंगे माननी है। माना कोई दो तरंगे जिनका आयाम A1 तथा A2 है। तो तरंग समीकरण निम्न होगी। यानी कि कोई भी हमने दो तरंगे आवश्यक होगी इसके लिए। दो तरंगे जिनका आयाम A1 और A2 है तो तरंग समीकरण निम्न होगी। तरंग समीकरण मैं पहले मान लेता हूं A1 इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। इसे मैं एक नंबर समीकरण, या फिर इसे ऐसे ही रख लीजिए, ये Y1 अपना, और Y2 जो होगा ना, इस पहले वाली समीकरण से फाई कलांतर उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखनी है अपने को। तो ये क्या होगा? A2 साइन, और ये होगा ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पर ये क्या हो गया? फाई कला कोण उत्पन्न हो गया यहाँ पर, जो दूसरी अपनी क्या है समीकरण के अंदर। अब देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण की जो थ्योरी है वो क्या कहती है हमें कि y इज इक्वल टू Y1 प्लस में Y2। तो देखिए y इज इक्वल टू Y1 का मान कितना है? A1 साइन ओमेगा टी, और प्लस में
y2 का मान कितना है 82 साइन ओमेगा टी माइनस के फाइव। यहाँ से मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए यहाँ हम यूज करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें यूज करूंगा, तो वाई इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस में 82, ये बाहर है ही, और इसको देखिए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ए यानी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के साइन इंटू में साइन फाइव। ठीक है, ये मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दिया। y इज इक्वल टू यहाँ से A1 साइन ओमेगा टी प्लस में 82 में इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये होगा 82 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ये होगा अपने पास 82 साइन फाइव, ये साइन को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और कॉस ओमेगा टी। y इज इक्वल टू यहाँ से देखिए इन दोनों स्टेप्स में अपने पास साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा A1 बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 82 और cos फाइव, तो ये 82 और cos फाइव, और मैंने कॉमन यहाँ से लिया है साइन ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ क्या है अपने पास 82 साइन फाइव cos ओमेगा टी। हेयर लेट यहाँ मैं मान लेता हूँ, देखिए ये वाला पार्ट है A1 प्लस में 82 cos फाइव, इसको मैं मान लेता हूँ r cos थीटा, ठीक है, और r, ये r जो है ना ये परिणामी आयाम है, ठीक है ना, तो यहाँ से और एक मान लेता हूँ 82 साइन फाइव इज इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है, ये समीकरण 1 है अपनी, और ये समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। यहाँ से आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान, जो एंगल फाइव वाले हैं ना उनको मानना है अपने को। मैंने देखिए क्योंकि फाइव वाले को मैं थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये कोस फाइव वाली पूरी स्टेप थी, इसको मैंने आर कोस थीटा मान लिया। 82 साइन फाइव इस स्टेप को माना है मैंने, क्योंकि इसमें ही फाइव था अपने पास, इसको मैं आर साइन थीटा मान लिया। यहाँ से ये वैल्यू मैं इसमें वापस पुट करूँगा, तो मैं यहीं रख देता हूँ। देखिए वाई इज इक्वल टू अपने पास निकल के आएगा, इसकी जगह आएगा अपना आर और साइन थीटा, सॉरी आर कोस थीटा, ये क्या होगा आर कोस थीटा, और ये क्या है साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी, माइनस ये होगा आर साइन थीटा और कोस ओमेगा टी। इसमें से आर आप बाहर निकाल लीजिए, तो आर बाहर निकालूंगा, और यहाँ पर मैं साइन वाला स्टेप पहले लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी कोस थीटा, और ये वाला यहाँ पर अपने पास आर आते ही साइन थीटा कोस ओमेगा टी, है ना। ये जो है ये वापिस ये वाली जो अपने पास सूत्र निकल गया है, देखिए साइन ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए कोस बी कोस ए साइन ए, तो ये देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस बी साइन ए कोस ए, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू आर तो अपने पास है ही, और इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और यह है परिणामी तरंग का समीकरण। यह है परिणामी तरंग का समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक है, जहां कैपिटल आर क्या है, परिणामी आयाम है, ठीक है, ये क्या है, परिणामी आयाम है। अब देखिए ये तो हो गया अपना
परिणामी तरंग का समीकरण। अब हमें परिणामी तरंग जो परिणामी आयाम है इसको और हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ परिणामी आयाम, परिणामी आयाम, इसको ऐसे एरो कर लीजिए आप, परिणामी आयाम, इसको और काउंट करना अपने को, है ना। और इसके लिए देखिए समीकरण मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 की स्क्वायर प्लस में समीकरण 2 की स्क्वायर, में दोनों की स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। समीकरण नंबर 1 अपने पास क्या है, r cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 a2 cos फाई। तो यहाँ से मैं पहले ये वाली स्टेप लिख देता हूँ। तो समीकरण इस वाले की मैं करूँगा तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में इस वाली समीकरण 2 की लेफ्ट साइड क्या है, r साइन थीटा दिया हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इस वाली स्टेप में देखिए क्या है अपने पास, a1 प्लस में a2 कोस फाई की होल स्क्वायर, और प्लस में इस साइड में क्या है r, यह है अपने पास a2 साइन फाई। तो यह हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। यहाँ से r मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है अपने को पता है। और ये देखिए a प्लस में b, पहले मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ, ठीक है, a2 कोस फाई की स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा अपना r स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसका मान तो 1 होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, और इसकी मैं होल स्क्वायर खोल देता हूँ। इसकी होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर यानी a1 की स्क्वायर, a2 स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, प्लस में 2a1 a2 कोस फाई, और प्लस में क्या है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। देखिए ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर, इस वाली स्टेप में देखिए a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ये होता है 1। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा ही क्या आ जाएगा a2 स्क्वायर, क्योंकि वो 1 हो जाएगा, और साथ में क्या है 2a1 a2 कोस फाई। तो यहाँ से r इज इक्वल टू स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगेगी, यहाँ लगेगी रूट a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 कोस फाई। ये क्या निकल के आ गया अपना परिणामी आयाम निकल के आ गया, ठीक है। अब अपने को जो परिणामी आयाम आ गया, और अब अपने को परिणामी तरंग की आवर्ती और निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ये वाला स्टेप अपने आप कोई काम नहीं आएगा। तो परिणामी तरंग का परिणामी, यहाँ से मैं परिणामी तरंग का आयाम और निकाल लेता हूँ। ये अपने पास आ गया r जो है ये परिणामी आयाम आ गया। अब हमें परिणामी तरंग की आवृत्ति और निकाल लेते हैं। तो परिणामी आवृत्ति इसको भी मैं एरो कर देता हूँ। परिणामी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए परिणामी आवृत्ति हम जानते हैं कि परिणामी तरंग का आयाम आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं, समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि I है ना वो समानुपाती होगा परिणामी तरंग का कितना था r स्क्वायर के। यहाँ से मैं अगर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोष्टक के लगाऊंगा और यहाँ पर ये r स्क्वायर, ठीक है। I इज इक्वल टू के इंटू में r स्क्वायर, r का मान ये है तो r स्क्वायर का ये रूट हट जाएगी तो ये क्या आएगा a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 कोस फाई, ठीक है।
अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो आई इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस में 2k A1 A2 कोस 5। ठीक है, यहाँ पर i इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस में के A2 स्क्वायर। में यहाँ से एक कंडीशन बना लेता हूँ। देखिए इसको मैं 2 को तो बाहर रखता हूँ और इस वाली कंडीशन को मैं बोल देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको ये लिख दूँ रूट के A1 स्क्वायर रूट 2 के A2 स्क्वायर और कोस 5, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि देखिए अगर ये बाहर आएगा तो ये रूट के और रूट के तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने काम क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं के इंटू A1 स्क्वायर क्या होता है, आई। अगर ये 1 है तो ये 1, और ये क्या हो जाएगा I2, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट I1, ये I1 और ये I2 और कोस 5। ये अपने पास क्या निकल के आ गया, आवृत्ति निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें इसके लिए पहले 1 नंबर कंडीशन पढ़ ले, 1 नंबर देख लेता हूँ। 1 नंबर जो समपोषी व्यतिकरण है, समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगी, समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए देखिए हम जानते हैं cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, देखिए i इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 और प्लस में 2 रूट I1 I2, इसका मान तो 1 हो ही गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू, इसको मैं ये लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, रूट I1 प्लस में रूट I2 की होल स्क्वायर, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होगी फिर इसके अंदर। ठीक है ना, देखिए हम बात कर रहे हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए, है I1 इज इक्वल टू I2, अगर ये दोनों बराबर हों, किसके, I0 के बराबर मान लेता हूं, तब ये अपने पास कंडीशन निकल के आएगी। यहाँ बता देता हूं मैं, I इज इक्वल टू जो निकल के आएगी वो अपने पास आएगी अंडर द रूट I1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, रूट I0 और प्लस में ये भी रूट I0, तो ये अपने पास और ऊपर होल स्क्वायर है, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा 2 रूट I0 और इसकी होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए थोड़ा सा वापस देखिए, 2 रूट I0 और इसके होल स्क्वायर, I इज इक्वल टू देखिए 2 की स्क्वायर 4 और ये I0। ये क्या प्राप्त होगा हमें, मैक्सिमम जो अधिकतम जिसे हम बोलते हैं, ये अपने को प्राप्त होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा रफ करके यहाँ बता देता हूँ विनाशी व्यतिकरण की जो कंडीशन है, विनाशी व्यतिकरण 2 नंबर जो है अपना विनाशी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए हम जानते हैं cos फाई का मान होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से इस वाली कंडीशन से अपने पास क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ मैं अगर -1 लिखूंगा तो I इज इक्वल टू I1 प्लस में I2 -2 रूट I1 I2। ठीक है, कंडीशन वही यूज करनी है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। ठीक है, तो I इज इक्वल टू यहाँ मैं पुट करूँगा तो I0 ये निकल के क्या आ जाएगा, देखिए इसको तो मैं ये बोल ही सकता हूँ I1 रूट I1 माइनस में रूट I2 की होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू मैं I1 और इसको ये क्या लिख सकता हूँ, रूट I0 माइनस रूट I0, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी I का मान निकल के आएगा वो 0 प्राप्त होगा। यानी एक बार तो अधिकतम प्राप्त हो रहा है हमें और एकदम अपने को न्यूनतम, यानी एक बार अपने को न्यूनतम प्राप्त होता है, ये मिनिमम। ठीक है, ये जो दोनों कंडीशन थी ये व्यतिकरण की कंडीशन थी। तो यहाँ से अपना ये व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इसमें कोई दिक्कत है ना तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।